मुराद गंदम, चावल और मकई 370 पाकिस्तान में 200 किलो है। हमारी हुकूमत आने से पहले ये 180 किलो पर कैपिटा थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दुनिया में जो कंजम्पशन है वो 205 किलो है पर कैपिटा पर ईयर। हमारे यहाँ ये तकरीबन को 63 किलो पर कैपिटा पर ईयर, दोनों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को मिला के ये कंजम्पशन है। अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो दुनिया में औसत गरीब और अमीर मुल्क मिला के जो औसतन खुराक खाते हैं 29 कैलोरीज़ पर डे पर कैपिटा खाते हैं। हम इस वक्त तकरीबन 2100 के राउंड घूम रहे हैं। सो जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी मेजरमेंट के तरीके हैं, वो उनको सामने रखें तो ये सामने आता है कि हम ना सिर्फ इंसान हमारे यहाँ बल्कि जानवर भी अंडर नरिश्ड हैं। हम फूड, फीड एंड फाइबर तीनों पूरे नहीं कर सके, ना अपने लिए ना अपने जानवरों के लिए। फिर दूसरी जो बात आप बार बार सुनते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 40% लोग जो हैं वो आपके लिए अंडर नरिश्ड हैं, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, अंडरवेट हैं, वेस्टेज है। उसके बारे में सिर्फ एक बात आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट 45 मंथ 9 माह माँ के पेट में और 36 माह पहले खुराक पूरी ना मिले तो वो बच्चा, उसकी एवरेज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन फॉर द होल लाइफ 56% कम होती है। जिस बच्चे को पहले 45 महीने पूरी खुराक ना मिले उस बच्चे की एवरेज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है 56% कम होती है। जहाँ कहीं भी आप जानवर को या इंसान को खुराक पूरी नहीं देते, अल्टीमेटली वो दुनिया में एक लायबिलिटी की शक्ल में आता है, वो एसेट की शक्ल में नहीं आता। यहाँ पे हमारे यहाँ जो खुराक थोड़ी है, किल्लत है, हम जो अंडर नरिश्ड हैं उसकी वजह से एक लायबिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, ऐसे बच्चे जो काम अच्छा नहीं कर रहे। ये जो हमारे यहाँ एक सवाल आ रहा है कि हमारी लेबर फोर्स उतनी अच्छी नहीं है, वो लेबर फोर्स में कौन है लोग? बेसिकली आप कह लें वो अनपढ़ तो थे ही, लेकिन ये डे टू डे जो बड़े सादा से काम भी वो नहीं कर पा रहे, वो मेंटली उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हुई, इसलिए नहीं कर पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म का इसके बारे में बड़ा आप कह लें बड़ा इनकलाबी किस्म का प्लान है। इनकलाबी किस्म का प्लान ये है कि अगर हम उसके नुकात देखें, जो टारगेट रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने अगले 7 साल के लिए, उसमें पहली बात तो ये है कि हम हमारा मेन फोकस स्मॉल और मीडियम फार्मर होगा। हमारा कोई पर्पस जो है वो बड़े बड़े जागीरदारों को सपोर्ट करना नहीं है। हमारा फोकस जो है वो छोटा और दरमियाने दर्जे का किसान होगा। और पाकिस्तान में जो लोग आप कह लें छोटे किसान हैं, 65% लोग ऐसे हैं जो आप कह लें 2.5 एकड़ से कम हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ 13 और मतलब 100 एकड़ से ज़्यादा वाले 26,000 किसान हैं। 83 लाख में से सिर्फ 26,000 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मींदारी बड़ी है, बाकी लोगों की ज़मींदारी 50 एकड़ से कम है। लिहाजा यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मीडिया के लोगों से मेरी गुजारिश होगी, आप सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोसाइटी में ओपिनियन मेकर हैं, कि ये जो लोग किसान हैं, किसान का जीडीपी में 19% शेयर है और उसकी लेबर फोर्स में 43% शेयर है। इसका मतलब ये है कि किसान की शहरी इनकम से, शहर में रहने वालों से उसकी आधी से भी कम इनकम है। वो बेसिकली गरीब तबका है। उस गरीब तबके को हिस्टोरिकली हमने जागीरदार बना के पेश किया, हमने उसे एक इस्तेसाली तबके के तौर पर पेश किया, जिसकी वजह से उसे इंटेलेक्चुअल में या शहरी तबकात में या दानश्वरों में वो सपोर्ट नहीं मिली, शहरों के पीछे है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि जो लोग आप कह लें कि 60% ज़्यादा देहातों में रहते हैं, जिनकी इनकम कम है, जो पीछे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो हमारे लिए खुराक उगाते हैं, फूड, फीड एंड फाइबर की ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, जो शहरों में शिफ्ट नहीं हो रहे, वो हम पे एहसान कर रहे हैं। वहाँ से धूप में खड़े होकर हमारे लिए पैदा करते हैं, हम उनको वहाँ रहने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव दें ताकि वो वहाँ से उठ के शहरों में ना आएँ। लिहाजा उनको आपकी मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है और हुकूमत की मॉरल एज़ वेल एज़ उन्हें हुकूमत सबसे पहले तो गलतफहमी दूर कर रही है कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरी बात उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उनकी इनकम साल साल में 2.5 गुना करेंगे,
छोटा किसान छोटा और दरमियाने दर्जा किसान हमारा टारगेट होगा उसको सपोर्ट करने का। दूसरा, हम किसी भी एक तबके की बुनियाद पे दूसरे तबके को हर्ट नहीं करेंगे। हम एक बैलेंस क्रिएट, वज़ीर आज़म की जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसका बुनियादी जो दूसरा बड़ा पिलर है वो ये है किसान, सारफ यानी कंज्यूमर, किसान, सारफ, सोसाइटी और प्रोसेसर यानी इंडस्ट्री, उन चारों तबकात के दरमियान बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। हम किसान की चीज़ महंगी करके इंडस्ट्री को हर्ट नहीं होने देंगे, हम किसान की चीज़ सस्ती करके इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारफ को चीज़ महंगी दे के किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसान की चीज़ सस्ती लेके सारफ को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। तीसरा जो टारगेट है वो ये है कि उसकी इनकम को 2.5 गुना करना। चौथा टारगेट है कि इस वक्त हम 44 मिलियन टन हम ग्रेन पैदा कर रहे हैं, काटन, मेज़ और चावल, वो हम डबल करेंगे, 84 मिलियन टन पे लेके जाएंगे उसको। दूसरे टारगेट ये है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की 4 गुना पैदावार करेंगे। तीसरी बात जो है इसमें दूध हम डबल करें, 3 गुना करेंगे, गोश्त हम डबल करेंगे। ये हमारे बुनियादी टारगेट्स हैं। हाँ, फिर ये कि जो सुपर फूड कहते हैं बेसिकली जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं इनका इस वक्त बहुत बड़ी इंपोर्ट हो रही है। मसलन अदरक की इंपोर्ट हो रही है, ग्रीन टी की इंपोर्ट हो रही है, इसबगोल की इंपोर्ट हो रही है और बहुत बड़ी इंपोर्ट होती जा रही है। ये मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, ये सुपर फूड जो हैं, ये सारी की सारी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी तो कहने का मतलब ये है कि लोकल प्रोड्यूस करके करें। सुपर फूड उगा के तो इसकी प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे। चौथी चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी ड्राइव चला रहे हैं इसकी, आप कह लें फ्रूट ट्रीज़ की, जो आपके जंगलात के इलाके पहाड़ों पे हैं, सहराओं में, वहाँ हम दरख्त लगा रहे हैं। आपको पता है 1 बिलियन ट्री लगाया है। 5 जून को आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसका आप कह लें उसके मेज़बान बनने का शर्फ हमें हासिल हुआ है। उसकी वजह हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो 1 बिलियन ट्री सुनामी लगाया था हमने। अब अगला जो नए इनिशिएटिव हमारे पास प्लांट्स के हवाले से हैं वो 3 इनिशिएटिव हैं बड़े। एक ये है कि हम 1 करोड़ ऑलिव ट्रीज़ लगा रहे हैं। आप कह लें कि KPK का जो आप कह लें हज़ारा डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न और ऊपर यू कैन से जो आप कह लें जैतून का जी, ऑलिव ऑयल, जैतून का 1 करोड़ दरख्त लगा रहे हैं जी। एक ये इनिशिएटिव हमारा जिससे हमारी जैतून के तेल की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और दूसरा ये कि दरख्त लगेंगे। दूसरा हमारा इनिशिएटिव ये है कि जो बंदोबस्ती एरिया हैं, बंदोबस्ती एरिया में या जहाँ पे ज़राअत होती है, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड, वहाँ हम फ्रूट ट्रीज़ उगाएंगे। और फ्रूट ट्रीज़ के लिए हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अपस्केल कर रहे हैं कि वहाँ नर्सरीज़ प्रोड्यूस करेंगे, हम उनको बजट देंगे, वो नर्सरीज़ प्रोड्यूस करेंगे और वो एक सर्टिफाइड नर्सरी। और दूसरा वो नौजवानों को कर्ज़े हम देंगे कि वो उनको सर्टिफिकेशन करेंगी यूनिवर्सिटीज़। वो उन इलाकों 15 या 20 किलोमीटर के इलाके में नौजवान इंडस्ट्रीज अपना नर्सरीज़ बनाएंगे। वो नर्सरी जो हैं सर्टिफाइड नर्सरीज जो हैं, जो बीमारी से फ्री हों, जो हाई वैल्यू प्लांट्स हैं, फलदार पौधे, उनकी नर्सरी, वो पौधे हम दें किसानों को। वो अपने खेतों की लाइनों पे, खालों पे, रास्तों पे, डेरों पे, घरों में, वो हर जगह जहाँ इंच ज़मीन खाली है वहाँ पे वो फलदार दरख्त लगाएं। टाली, किकर जो आम पौधे थे उनकी जगह फलदार दरख्तों की बहुत बड़ी ड्राइव चला रहे हैं। करोड़ों पौधे हम लगाएंगे ताकि यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन बढ़े। चौथा जो चीज़ है कि हमारे ज़राअत के या खुराक के डिज़ाइन में एक बुनियादी नक्श था कि हम ज़राअत उस तरह कर रहे हैं जिस तरह बड़े मुल्क ज़राअत करते हैं जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं और आबादी थोड़ी है, लाइक अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, रशिया। वो उन मुल्कों में यह है कि किसान के पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो जाके एक ज़मीन काश्त कर आता है, फिर जाके काट के ले आता है, दरमियान में जाके पानी दे आया। हमारे यहाँ ज़मीनें थोड़ी हैं, वो ग्रेन उगाते हैं। ये सारे मुल्क जहाँ ग्रेन उगाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थोड़ी उगाते हैं। लेकिन जिन मुल्कों में ज़मीन थोड़ी है, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक टर्की, लाइक ईरान, लाइक मलाइशिया, लाइक दिस क्या नाम है इसका, मिस्र, इन मुल्कों में जिनकी आबादी, बांग्लादेश,
जिन मुल्कों की आबादी ज़्यादा है और ज़मीनें थोड़ी हैं, वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार ग्रेन से 1.5 गुना है। मतलब चाइना की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार 825 मिलियन टन है और ग्रेन की पैदावार 610 मिलियन टन है। ये जो आपका तुर्की है, तुर्की की जो ग्रेन की पैदावार है वो 1.5 गुना है। ग्रेन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार 1.5 गुना है। मिस्र की पैदावार फ्रूट्स एंड ग्रेन से 1.5 गुना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार है। हमारे यहाँ 44 मिलियन टन हम ग्रेन पैदा करते हैं और सिर्फ 13 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पैदा करते हैं। हमारी 3-4 गुना पैदावार कम है ग्रेन से। हम अपना डिज़ाइन बदल के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके जा रहे हैं 80 मिलियन टन पे। 13-14 मिलियन से उठा के इसको 80 मिलियन टन पे इसकी पैदावार लेके जा रहे हैं और पहले ग्रेन की भी डबल कर रहे हैं। लिहाजा मेजर ग्रोथ हम ले रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, क्योंकि हमारी ज़राअत का डिज़ाइन वो बनता है। चौथी चीज़ जो है इसमें करने वाली जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ सारे साल में जो फसलें होती हैं, 1 एकड़ में 1.5 फसलें होती हैं औसतन। मशरक़ी पंजाब में 1.9 होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टारगेट रखा है कि हम यहाँ पे 2.25 2.25 फसलें साल में करेंगे। और वो करने का तरीका ये है कि 2 कैश क्रॉप जो हमें चाहिए भी, एक ऑयल सीड यानी सरसों और दूसरा मूंगी, ये 2 क्रॉप्स जो हैं वो हम बड़ी फसलों के दरमियान एडजस्ट करेंगे। जब गंदम की कटाई होगी उसके बाद मूंगी काश्त करेंगे बड़े लेवल पे, और मूंगी काट के हम वहाँ पे मकई लेके आएंगे। दूसरा जो जब आप कह लें जाजी लगी है, चावल लगा हुआ है, चावल के बाद हम वहाँ पे काश्त करेंगे सरसों के बाद वहाँ पे मकई हमारी नंबर 1 स्ट्रेटेजिक क्रॉप फ्यूचर में बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 10% के हिसाब से कई साल से 10 से 11% के हिसाब से पोल्ट्री बढ़ रही है, पोल्ट्री की डिमांड बढ़ रही है। लिहाजा हम पोल्ट्री को सर्व करने के लिए, लाइफ स्टॉक को सर्व करने के लिए हम यहाँ पे मकई की फसल को बड़ा कर रहे हैं। इस वक्त 32 लाख एकड़ पे उग रही है, आगे हम इसको 3 साल में ले जाएंगे 80 लाख एकड़ पे। इस वक्त उसकी प्रोडक्शन 8 मिलियन टन है, हम इसको 25 मिलियन टन पे लेके जा रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी फसल हम आप कह लें कि वीट है, कि वीट की हमारी 5.5 लाख टन हर साल डिमांड बढ़ जाती है, उसकी हम पैदावार बढ़ा रहे हैं। टारगेट हमारा ये है कि अगले 2 साल में इस वक्त 31 मन पैदावार है, कम से कम पंजाब की हद तक इसकी पैदावार हम 40 मन लेके जाएंगे। और उसका तरीका ये है कि हम इसको एंड अक्टूबर और शुरू नवंबर में काश्त करेंगे। फास्फोरस और पोटाश जो है वहाँ सपोर्ट करेंगे किसान को, ताकि इसकी पैदावार बढ़े। और मशरक़ी पाकिस्तान की, पंजाब की अगर पैदावार 51 मन है तो हम 2 साल में 40 टच करें, फिर आगे 50 पे जाएंगे हम इंशाल्लाह। तीसरी बड़ी क्रॉप जो है हमारे यहाँ आप कह लें वीट और मेज़ के बाद काटन है, कि ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन की क्रॉप है। वैल्यू एडिशन वो हमारी स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, इस पे हमारा फोकस है। आज जो यहाँ बैठा हूँ मैं छुट्टी वाले दिन, यहाँ पे रिसर्च में हमारा बड़ा फोकस है। हम पूरी टीम को बुलाया कि हम कैसे, आप हमें बताएं। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करके तो हम यहाँ लोकल साइंटिस्ट प्लस फॉरेन साइंटिस्ट, हम दोनों का कम्बिनेशन बना के हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, न सिर्फ टेक्नोलॉजी है बल्कि एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पे आए। अगला जो काम हम कर रहे हैं, आप कह लें कि ये जो आलू की पैदावार बहुत बड़ी बढ़ा रहे हैं, आलू बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और बहुत बड़ा जो काम करने जा रहे हैं वो 3 करोड़ लोग जानवर पालते हैं यहाँ पे, 3 करोड़ लोग जानवर पालते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फूड आइटम है वो दूध है। हम साल में 108 किलो आटा खाते हैं और 200 किलो दूध पीते हैं। दूध की कीमत 90 रुपये 100 रुपये है और आटे की कीमत 55 रुपये या 60 रुपये है। सो हम 6000 का आटा खाते हैं और 18000 का दूध पीते हैं, लेकिन हम सारा साल सारा दिन आटे की बातें करते, दूध की बात नहीं करते। हमारे यहाँ 80% लोगों को सुबह जब उठते हैं तो दूध जाली मिलता है, दूध में पानी डला होता है, वो प्योर नहीं होता। 80% लोगों को सुबह शहर में उठ के जो पहली वारदात उनके साथ होती है उनको दूध खालिस नहीं मिलता, कर नहीं है। सो मीडिया के हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि ये ऐसी वारदात है जो मेरे और आपके साथ हर रोज़ होती है और हमें इसका पता नहीं, हम इसका जिक्र नहीं करते। सबसे महंगा फूड आइटम, किचन का सबसे महंगा आइटम पर कैपिटा ये है, आइंदा भी रहना है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम चाय पीते हैं, चाय शाय के बगैर हम किसी को चाय शाय के बगैर हम नहीं जाने देते। और चाय में सबसे ज़्यादा दूध, फिर बच्चा दूध पे पालते हैं हम। और हमेशा जब भी कभी कोई आप कह लें इशू होता है हमारे साथ हेल्थ का, हम दूध पे जाते हैं। सो दूध को कि हम पैदावार बढ़ाने के लिए, दूध इस वक्त हमारी गाय 1100 लीटर दे रही है। इंटरनेशनल अक्सर अमेरिका की गाय 11,000 लीटर दूध दे रही है, ऑस्ट्रेलिया गाय 7,000 लीटर दूध दे रही है, डच गाय 9,000 लीटर दूध दे रही है। हम यहाँ पे टारगेट ये है कि अगले 3 साल बाद जो हमारी गाय, हम उनकी ब्रीड इम्प्रूव कर रहे हैं,
गवर्नमेंट बहुत बड़ी अमाउंट खर्च कर रही है इसकी नस्ल इम्प्रूव करने के लिए। नस्ल इम्प्रूव आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट देगी, आधे पैसे सूबाई गवर्नमेंट्स देंगी। इस पर बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है। हम इसके लिए कई हज़ार टेक्नीशियन ट्रेंड कर रहे हैं। हर यूनियन काउंसिल में 2 टेक्नीशियन हम इसके लिए ट्रेंड कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट ये है कि 80% गाय को अच्छी नस्ल का सीमन लगे और हमारी इम्प्रूव नस्ल आए। इम्प्रूव नस्ल 5000 लीटर दूध दे 1100 लीटर की बजाय। 5000 लीटर दूध देती है तो हम उतना ही चारा खा के, उतना ही वंडा खा के या थोड़ा ज़्यादा खा के अगर 5000 लीटर दूध आ जाता है तो एक सफ़ेद रंग का इनकलाब आता है इस मुल्क में। 3 करोड़ लोग फैमिलीज़ की इनकम बढ़ती है। यहाँ का 22 करोड़ आदमी उसको खालिस दूध मिलेगा। यहाँ पे दूध सस्ता होगा। दुनिया में इस वक्त दूध 50 और 60 रुपये लीटर है, यहाँ पे 90 रुपये लीटर है। 90 रुपये लीटर दे के भी किसान को बचता कुछ नहीं, पीने वाले को लॉस होता है उसको। और फिर जब बचता नहीं है तो फिर इकानमी में नेट उसका एडिशन नहीं होता। सो यहाँ पे तीनों लोग विक्टिम है इसका, पीने वाला, बनाने वाला और इकानमी, तीनों इसका विक्टिम है। इस विशियस साइकिल से निकलने के लिए हम बिग वे में इसकी यहाँ पे नस्ल जो इम्प्रूव करने जा रहे हैं ताकि हमारी गाय 5000 लीटर दूध दे पहले ही, और जब इम्प्रूव फर्दर करें फिर 7000 पे जाए, फिर अल्टीमेटली 11, 12, 13 हज़ार की तरफ हम मूव करें। इंशाल्लाह मूव करेंगे हम। ये वज़ीर-ए-आज़म का सबसे बड़ा प्लान है। इसके लिए हज़ारों लोग हम भर्ती कर रहे हैं, हज़ारों लोग हम ट्रेंड कर रहे हैं। जो कोई गाय स्वाय को चोलस्तान के में हो, सहरा में हो, जंगल में कहीं हो तो बाजे, बाकी जो बंदोबस्ती एरिया में जो गाय हो उसकी नस्ल हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। उनका वंडा या उनका चारा जो है वो वंडा भी इम्प्रूव करेंगे, चारा भी इम्प्रूव करेंगे। फैक्ट्री कोई ऐसी नहीं होगी जो लाइसेंस के बगैर प्रोड्यूस कर सके, कोई ऐसी नहीं होगी जिसकी क्वालिटी चेक नहीं होगी। और हम मशीनें देंगे किसानों को कि वो साइलेज बनाएं और आप कह लें कि सस्ते कर्जे दे के वो उसे प्रोड्यूस करें। चौथी जो इम्प्रूवमेंट है वो आप कह लें बड़ा पुराना एक आपका टारगेट था, बड़ा पुराना हम पे एक हर गवर्नमेंट से डिमांड होती है कि जी मिडल मैन को आप कह लें कि ये जो आड़ती है, जो आप कमीशन एजेंट है, जो इस्तेसाल करता है, वो पूरी कीमत नहीं देता, किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती, उसका क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव निज़ाम दे रहे हैं। कभी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से नहीं होती, बेसिकली आपने अल्टरनेटिव निज़ाम देना था जो उससे बेहतर हो। गवर्नमेंट यहाँ पे 900 स्टोर बना रही है, 900 गवर्नमेंट स्टोर बना रही है जी मुल्क में। और इस 900 भी नहीं है, बेसिकली ये है कि जहाँ कहीं 4 सड़कें 3 सड़कें इकट्ठी होती हैं वहाँ पे होगा। हर तहसील में ये तकरीबन 6 से 7 स्टोर होंगे। 5000 से लेके 15000 मैट्रिक टन उनकी कैपेसिटी होगी। मिनिमम 5000, मैक्सिमम 15000। उसके लिए गवर्नमेंट आधा कर्जा देगी, सॉफ्ट लोन, चौथा हिस्सा सपोर्ट करेगी, ज़मीन उसकी अपनी होगी, बाकी पैसे वो खुद लगाएगा। मतलब ग्रांट भी देगी, कर्जा भी देगी। स्टोर बनेंगे। स्टोर इस बात का बाउंड होगा कि वो किसान की फसल वहाँ रखे, किसान की फसल बाउंड होगा रखने का। किसान अपनी चीज़ लेके आएगा, वो अगर ग्रेडिंग होने वाली है या गीली है उसको ड्राई करेगा, ग्रेड करेगा, उसकी कीमत तय करेगा किसान के साथ, और उसको जितनी कीमत बनती है उतनी कीमत की उसको रसीद इशू कर देगा। रसीद इशू करेगा और उसकी चीज़ पकड़ के अंदर रख लेगा किराए पे। वो किराए पे अपना स्टोर उसको दे देगा कैपेसिटी पर बैग के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से। वो किसान जो है वो रसीद पकड़ के बैंक जाएगा, उतना ही उसको कर्जा मिल जाएगा। जितने की रसीद होगी उतना उसको कर्जा मिल जाएगा। जब उसको कर्जा मिलेगा उतना तो वो जाके अपना काम करेगा। अपनी फसल वो 2 महीने बाद बेचे, 3 महीने बाद बेचे, 4 महीने, जब उसका दिल करे वो अपनी फसल बेचे। जब फसल बेचेगा तो जो उसने कर्जा लिया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो कर्जा एडजस्ट होगा, बाकी उसके बाद जितनी कीमत बढ़ी है उसको मुनाफा उसको मिल जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी ड्राइव है कि जिसमें आप कह लें कि कोई बंदा इस्तेसाल नहीं कर सकेगा किसान का कि उससे चीज़ सस्ती ले ले, उससे चीज़ मुफ्त ले ले, उसे कोई उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाए। उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी ना हो, स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास अवेलेबल होगी, कर्जा उसके पास अवेलेबल होगा और ड्राइंग वहाँ पे मौजूद होगी। अगली चीज़ जो कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि सारी जितनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इनके क्लस्टर हैं। बाज़ इलाकों में टमाटर ज़्यादा उगता है, बाज़ इलाकों में आलू ज़्यादा उगता है, बाज़ इलाकों में किन्नू ज़्यादा है, बाज़ इलाकों में मैंगो ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर हम मशीनरी देने जा रहे हैं नौजवानों को, बाकी लोगों को,
सॉफ्ट लोन्स पे, ताकि बेसिक लेवल की फूड प्रोसेसिंग वहाँ हो जाए। जब चीज़ सस्ती हो वो प्रोसेस करके रख ले, महंगी हो तो वो मार्केट बेच ले। वो एक लेवल से महंगी भी ना हो और एक लेवल से सस्ती भी ना हो। उसकी प्राइस स्टेबिलिटी, किसान का मुनाफा, सारफ को मुनासिब कीमत पे चीज़ मिले, ये हम इंश्योर करेंगे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को मेजर खुराक का हिस्सा बनाएंगे। इसका अपनी खुराक में डे टू डे यूज़ में इसका हिस्सा बढ़ाएंगे। ये आप कह लें कि आप कह लें बड़े बड़े जो प्लान्स हैं। हाँ, एक और चीज़, इस वक्त किसान के पास दो चीज़ों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है और दूसरा उसे स्टीवर्डशिप की कमी है या उसे मशवरे की कमी है, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये सूबों में एक्सटेंशन सर्विसेज प्राइवेट रख रही है, प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज रख रही है। गवर्नमेंट नए मुलाजम रख रही है जिनको तनख्वाह गवर्नमेंट देगी, उनको मैनेज प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाएगा, हम उनको तनख्वाह उनकी दे देंगे मंथली। आगे उन्होंने उनको मैनेज करना है, उनको तनख्वाह देनी है, उनको नौकरी पे रखना है, नहीं रखना, क्या करना है वो, और वो पीछे अटैच होंगे, पीछे एक जगह पे वो अटैच होंगे। उनकी मूवमेंट जो है वहाँ से उनको साइल सैंपल की रिपोर्ट मिलेगी, बाकी सारी रिपोर्टें उनके पास होंगी। वो एक यूनियन काउंसिल में दो टेक्नीशियन होंगे, यानी फील्ड असिस्टेंट 2 होंगे हर यूनियन काउंसिल में, और 3 यूनियन काउंसिल पे एक ज़राअत अफसर होगा, एग्रीकल्चर अफसर जो MSc एग्रीकल्चर होगा। MSc एग्रीकल्चर 3 यूनियन काउंसिल पे कार पे, और हर यूनियन काउंसिल में 2 फील्ड असिस्टेंट। वो जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी इंटरवेंशन है, वो सारी की सारी लोगों को सिखाएगा। सारा दिन उसका काम ही होगा, वो सारा दिन एक ही गांव में रहेगा, एक फील्ड असिस्टेंट सारा दिन एक गांव में रहेगा, उस गांव से बाहर नहीं निकलेगा। वो तमाम लोगों को सर्विसेज देगा। वो फिर 3 दिन में हफ्तावार उसने हर बंदे के पास जाना है, जो कार वाला है उसने भी जाना है, मीटिंग्स भी उसने करनी है। इतने हाईएस्ट लेवल पे, इंटेंसिव लेवल पे पीछे आप कह लें कि डिजिटल मीडिया से या डिजिटली एक मॉनिटर पीछे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होंगे, इंफॉर्मेशन इनके पास होगी, जहाँ जहाँ वो मूव करेंगे साथ साथ वो एंटर करते जाएंगे। पीछे पता चल रहा होगा कितने लोगों को सर्विस मिली है, उसके हिसाब से उनके उस कंपनी को पैसे मिलेंगे। जितनी सर्विस बेहतर करेंगे उतने पैसे उनको उस हिसाब से मिलेंगे, वो आगे उनको तनख्वाह मिलेगी। ये आप कह लें कि एक कम्बिनेशन हमने बनाया है कि राइट फ्राम द थॉट प्रोसेस अप टू द यू कैन से कि टेबल जो है कुक करके आए वहाँ पे चीज़। हाँ, एक और चीज़ जो है, हम जो कुकिंग है या खुराक है, कौन सी खुराक खानी है, कैसे खानी है, खुराक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसको निसाब का हिस्सा बना रहे हैं। मैट्रिक के निसाब का, FSE के निसाब का, O लेवल A लेवल के निसाब का, फिर इस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के या एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़ की बना रहे हैं, ताकि खुराक के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक आए, उसके हिसाब से लोग खाएँ, हेल्दी फूड खाएँ, बैलेंस फूड खाएँ, मुतवाज़न खुराक खाएँ और लोग सेहतमंद हों। खुराक पूरी भी हो, खुराक सस्ती हो, खुराक बैलेंस हो, खुराक उनकी नीड के मुताबिक हो। उसके लिए हम सिलेबस बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए हम एक्सपर्ट बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनको हम ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो मुआशरे में, शहरों में मैक्सिमम सेमिनार वो करेंगे, गाइड वो करेंगे। सालाना चैम्पियन बनाया करेंगे हम कि कौन सा प्रोफेसर किस इलाके का चैम्पियन है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में लोगों को खुराक के बारे में ज़्यादा गाइड किया। जो लोग होंगे, ये जो सालाना एजाज़ मिलते हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, कंट्री की तरफ से, ये जो अवार्ड होते हैं, वो फलाना निशान, सारे निशानात, उसमें इन लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। सो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक प्लान है जिसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान, जिसमें इनकम ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान, ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान, जिसमें सारे तबकात की ज़रूरियात को एड्रेस किया गया है। किसान, सारफ, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोसाइटी, इकनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए, सारफ को सस्ती और मेयारी खुराक के लिए एक पूरा कम्प्रीहेंसिव पैकेज है।
हाँ, जितनी कलर वाली ज़मीनें हैं वहाँ फ़िश फार्म्स के लिए कर्ज़े दे रही है गवर्नमेंट। जहाँ कड़वा पानी है वहाँ फ़िश फार्म सारे बनाएगा। सो टारगेट ये है कि कराची से लेके चाइना के बॉर्डर तक या अफ़गानिस्तान के ईरान के बॉर्डर तक ज़मीन का जो इंच खाली हो, जिस चीज़ के लिए सूटेबल है, अगर वहाँ मीठा पानी है अवेलेबल है, उस मीठे के पानी के हर कतरे को इस्तेमाल करें और ज़मीन का इंच भी इस्तेमाल करें। अगर कड़वा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी करें। 10 डैम नए बन रहे हैं, डेकेड आफ्टर डैम्स है। हार्वेस्टिंग वाटर की जो है हर लेवल पे हम करेंगे इंशाल्लाह। सो एक एक कतरे को बचाएंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं, अभी तो आपने सारी बातें की, वो फ्यूचर की ये करेंगे वो करेंगे, जो अभी वक्त दौरान चल रहा है गंदम का, कपास का, चीनी का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कैसे कंट्रोल करें? बेसिकली आप कह लें कि इस साल 6 फसलें टॉप पैदावार हुई हैं, कभी इतनी पैदावार नहीं हुई। आपकी जो गंदम है, गंदम आपकी ज़रूरत से 1 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है। सर 70 रुपये किलो आटा नहीं कर रहा। ये भी बात करने दें, लेकिन 2 वे तो नहीं होना, 1 वे होना है ना। आपने सवाल कर रहे थे, ठीक है। सो 2 वे आप कह लें कि चीनी जो है, अपना गंदम जो है 1 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है। फर्दर हम 3 मिलियन टन, 3 से 4 मिलियन टन और मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरत से 1 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है, 3 से 4 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट इसका ये है कि 120 दिन 2 साल में 120 दिन से नीचे ना आए। 4 महीने की गंदम आपके पास एक्सेस पड़ी हो, जब कम अज़ कम हो उस वक़्त, ताकि जो गवर्नमेंट का रेट है उससे ऊपर ना जाए। इस वक्त गवर्नमेंट गंदम नहीं दे रही, इशू नहीं कर रही। गवर्नमेंट आगे मतलब जो ही समझा कि रेट ख़राब होता है, गवर्नमेंट गंदम देनी शुरू करेगी और रेट तय करेगी। उसी रेट पे आटा मिलेगा। उस पर रेट आटा ना मिले तो हम उसके ज़िम्मेदार होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो रेट आपका मेरा ख्याल है को 1800 प्लस 1800 के लगभग गंदम होगी, जो 1850 रुपये पे गंदम इशू होगी। 1850 रुपये के हिसाब से जो आटे का रेट बनेगा उस पर आपको गंदम वो आटा मिलेगा। उससे ऊपर जाए तो हम ज़िम्मेदार होंगे। दूसरी बात आ गई चीनी की। चीनी भी हिस्टोरिकली सेकंड हाईएस्ट पैदावार आई है इसकी। सेकंड हाईएस्ट पैदावार जो है ये हमारे यहाँ हम खाते हैं 21 किलो चीनी सालाना। इस साल जो पैदावार हुई है तकरीबन 26 किलो पैदावार हुई है इसकी। 27 किलो चीनी की पर कैपिटा हम 21 किलो खाते हैं, पैदावार हुई है 27 किलो पर कैपिटा। पैदावार ज़्यादा है। इसमें स्पेकुलेटिव जो है, जिसे माफिया कहते हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। अब हमने रेट रखा है इसका 85 रुपये। 85 रुपये रेट जो है इस पर मेरा ख्याल अब काफ़ी जगह पे तकरीबन मिल रही है। जहाँ नहीं मिल रही फर्दर हम एक्टिवेट कर रहे हैं। 85 रुपये मिलेगी, क्योंकि देखें दो अप्रोचेस थी। एक अप्रोच ये थी कि पिछले दौर में कहा गया शुगर मिलर को कि आप जितने पे दिल करा ख़रीदो, चीनी 55 रुपये बेचो। उन्होंने किसानों से 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 150 रुपये तक गन्ना ख़रीदा। उसको पैसे नहीं दिए, उसको काट लगा ली। किसान को मार के बाहर चीनी 55 रुपये बेचते रहे, सब्सिडी लेते रहे। हम कह रहे हैं कि किसान को मिनिमम रेट आपने 200 रुपये देना है। ये 210 है, 210 है मेरा, 210 है, वो रेट मिनिमम देना है। इस साल जो किसान का औसत गन्ना बिका है 258 रुपये का बिका है। 258 रुपये का बिका है, तो चीनी की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट्स अराउंड 70 रुपीज़ में रहे, अराउंड को 67 या 68 रुपीज़ इस पर कास्ट आई है। उसके ऊपर आपने इंडस्ट्री को प्रॉफिट दें तो आपका कोई 85 रुपीज़ बनता है। 85 पे इसमें क्या नाम मिडल मैन का या आप कह लें कि रिटेलर का, ये सारों का प्रॉफिट शामिल करके 85 रुपीज़, ठीक है। ये हम समझते हैं कि फेयर प्राइस है। इस प्राइस पे लोगों को इंश्योर करेंगे हम। मैं कह रहा हूँ 6 फसलों की पैदावार बढ़ी है और आप कह रहे हैं कि ज़राअत को पीछे ले, तो कपास तक रहें ना, ज़राअत तक ना जाए ना। आप कपास तक तो ठीक है ना बात आपकी, आप कपास तक रहें ना, ज़राअत तक ना जाएं। जब 7 में से फिर आप इंडस्ट्री भी चले गए, मुझे ज़राअत तक रहने दें, ठीक है। या कपास, सर वो बात तो कर लेंगे ना, बात कर। अच्छा, सो बेसिक जो बात है आपने कहा कि देखें
7 बड़ी फसलें, 7 में से 6 में हमने रिकॉर्ड पैदावार ले ली। हमारी पैदावार कम हुई है काटन में, और काटन की पैदावार पिछले 5 साल से हम इसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे। हर साल थोड़ी थोड़ी पीछे जाती रही है और पिछले साल भी पीछे गई है। इसमें जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि हमने भी अपने फार्मर को इंटरनेशनल रेट नहीं दिया। जब नहीं दिया तो काटन यहाँ फेल नहीं हुई, काटन से दूसरी फसलों का ज़्यादा लुक्रेटिव हो गई, दूसरी फसलों में पैसे ज़्यादा बने हैं। ये जो लोग कहते हैं कि काटन फेल हो गई, ये गलत बात कर रहे हैं। बेसिकली काटन से दूसरी फसलें मुनाफा बख्श ज़्यादा हो गई, राइस मुनाफा बख्श ज़्यादा हो गई, गन्ना ज़्यादा हो गया, मकई ज़्यादा हो गई। सो उससे काटन के एकड़ेज कम हुई है, एकड़ेज कम हुई है। और काटन के आसपास अगर दूसरी फसलें हों तो काटन को और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, सेटबैक आ जाता है। काटन के साथ मकई आ गई, मूंजी आ गई, गन्ना आ गया, तो काटन स्ट्रेस में गई है। ये एक सेटबैक आया है, हमें इसका बड़ा ही अफसोस है। हम इसको रिवाइव करने की, अब अगर अभी तक देखें स्ट्रेटजी, तो 3900 रुपया जो दी गई है सब्सिडी, वो सिर्फ काटन पे दी गई है। इसके बीज पे, इसकी वाइट फ्लाई पे, प्रोडक्ट्स पे और इसकी खाद पे। हाईएस्ट जो किसी क्रॉप को सब्सिडी दी गई है वो काटन को दी गई है, और हमारा इसके बारे में बड़ा फोकस है। हम समझते हैं हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन इसमें है, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और इस इंडस्ट्री के साथ हम कमिटेड हैं। हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो ये है कि हम, जो हमारा गाहक है, टेक्सटाइल ओनर जो है, अपटमा जो है, उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि आप थोड़ा सा हमारे अपने फार्मर के साथ भी नुकसान करें, अपना इंसाफ करें। ये आपके अपने लोग हैं। अगर आप अमेरिका में या चाइना में या इंडिया में काटन के ज़्यादा पैसे दे सकते हैं तो इन लोगों को भी उनके करीब करीब दे दें, ताकि इनकी फसल जो है वो मुनाफा बख्श रहे। ये हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी काटन को हम इंशाल्लाह इस साल जो टारगेट लिया हुआ है हमने 10.5 मिलियन बेल का, हमारी प्रोडक्शन इस साल स्वइंग हो गई है, कोई आलमोस्ट 5.5 मिलियन एकड़ हो जाएगी। 5.5 मिलियन एकड़ अगर हो गई, हमारे हो रही है, या टारगेट के करीब है हम, तो इंशाल्लाह हमने जो टारगेट लिया हुआ है 10 मिलियन प्लस बेल का, वो पूरा करेंगे। और फ्यूचर में फिर इसको पैदावार बढ़ाएंगे। हमारा बेसिक टारगेट ये है कि हम इसको 12 से 14 मिलियन बेल पे इसको रखेंगे। आपने फरमाया कि काटन को काफ़ी हद तक वो फंडिंग दे रहे हैं। जिला साहब ने 2020 में 6 मिलियन का ऐलान किया था, 6 अरब रुपए का, वो दे दिया 2 अरब रुपए देने का। अब जी साल गुजर गया है, 1 रुपये भी नहीं मिला इनको फंडिंग का। सर, वो जिन्होंने मिलना था उनसे पूछ लें, पैसे मिल गए उनको। जिस दिन यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे, उस दिन पैसे ट्रांसफ़र करके आए थे। अच्छा चीमा साहब, किसी से तो 1 रुपया नहीं मिला। सर, हमें मिल गया ना, बात खत्म हो साहब ये जो गन्ने गई। जब कह रहे हैं ख़त्म हो गया तो फिर पूछ लेना यार। चीमा साहब, ये जो गन्ने की फसल है 40 पानी लेती है, इससे ज़मीन मतलब ख़राब हो रही है, इस वजह से कपास की औसत नहीं पूरी कर पा रहे हैं। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या है? गन्ने की फसल जो 40 पानी लेती है, मतलब है कि अपनी फसल तैयार होने तक, उसमें तो फिर गंदम की ये इसकी नहीं हो सकती कपास की फसल। नहीं, वो भी तो आपकी ज़रूरत है ना, उसके लिए इंडस्ट्री लगी हुई है। आप खाते हैं चीनी, तो उसकी ज़रूरत है। लेकिन हम जितनी स्ट्रेटजी बनी हुई है, स्ट्रेटजी बनी है उसकी। ये सवाल ये है कि जी चीनी की स्ट्रेटजी क्या है? चीनी की स्ट्रेटजी ये है कि शुगर बीट चीनी थोड़ी लेता है, पानी थोड़ा लेता है, टाइम थोड़ा लगता है। 6 महीने की फसल है वो, आप कह लें कि इसका तकरीबन 1/3 1/4 पानी लेता है वो। उस पर खाद थोड़ी पड़ती है, दवाइयाँ थोड़ी पड़ती हैं। वो फसल लगती है अक्टूबर में लगती है और मई में तैयार हो जाती है। उसमें चीनी भी ज़्यादा है और उसमें पैदावार भी ज़्यादा है। लिहाजा हम मिलों के साथ बैठ रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि 1 मिलियन एकड़ पे आप शुगर बीट उगाएं। हम आप उनको उगा के देंगे, वो इसको ख़रीदें। उन्होंने स्मॉल मॉडिफिकेशन करनी है इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, जिसमें 25 रुपये लगता है उनका। तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप सारे लोग लगाओ, हम आपको 1 मिलियन एकड़ 10 लाख एकड़ पे शुगर बीट उगा के देंगे। तो फ्यूचर में जो चीनी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वो सारी की सारी हम शुगर बीट से पूरी करेंगे। हम चाहते हैं गन्ने को इतना रखें या इससे कम करें और शुगर बीट को बढ़ाएं। असल में मैं कारोबारी आदमी को माफिया नहीं कहना चाहता, ठीक है, लेकिन जो भी नाइंसाफ़ी करेगा हम उसे कहेंगे नाइंसाफ़ी। मैंने अभी आपके सामने कहा है कि शायद उन्होंने थोड़ी ज़्यादती कर दी फार्मर के साथ, कि उसको पैसे पूरे नहीं थोड़े दिए हैं, उससे सस्ती लेते रहे हैं। तो बहरहाल देखें, एक दुनिया का असूल है, बिज़नेस का एक असूल है। बिज़नेस का असूल है कि अगर आप कामयाब बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो 4 लोगों का ख्याल रखें। नंबर 1,
जिसने पैसे लगाए उसका ख्याल रखो, उसको मुनाफा मिलना चाहिए। नंबर 2, जो आपका मुलाजम है उसका ख्याल रखो। नंबर 3, अपने गाहक को प्रॉफिटेबल रखो। नंबर 4, अपने सप्लायर को ज़िंदा रखो, अपने सप्लायर को मुनाफा बख्श रखो। जब तक इन्वेस्टर यानी मालिक, मुलाजम, गाहक और सप्लायर ज़िंदा नहीं रहता, मुनाफा बख्श नहीं रहता, कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। इस वक्त टेक्सटाइल ने अपने सप्लायर को मुनाफा बख्श नहीं रखा। आज हम पूरा पाकिस्तान उसकी कास्ट भुगत रहा है। आज मैं और आप यहाँ वरीड बैठे हुए हैं कि काटन का क्या बनेगा। वजह ये थी कि हमारी टेक्सटाइल ने अपने सप्लायर के साथ थोड़ी ज़्यादती कर दी है। हम दुआ करेंगे, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे आइंदा ये काम ना करें। ये अच्छा शुगल नहीं है, ये कारोबार दुनिया में कहीं भी पनपता नहीं है अगर आप अपने सप्लायर ज़्यादती करेंगे। थैंक यू वेरी मच।